वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करूंगा आज लगभग 62 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की संभावना है इकोनॉमिक्स बीए प्रथम सेमेस्टर के। तो आइए बात कर लेते हैं। मॉडल पेपर ये 1 है, इसमें 62 प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपके मॉडल पेपर 2 आपको समक्ष लाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाला, फिर 3 लाऊंगा, 4 लाऊंगा और उन सभी को आप लोगों ने देख लिया तो आपके एग्जाम से सारे के सारे प्रश्न लगभग वहीं से फंसने का चांसेस रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर पहले से कर दीजिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए और बात करेंगे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग जो परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे आने हैं। तो आपको बता दूं, अगर लिखित वाले हमारे चैनल पर जुड़े हुए छात्र छात्र हैं तो लिखित वालों के लिए मॉडल पेपर भी हमने डाल दिया है। जल्दी एक आध मॉडल पेपर और लिखित वालों के लिए डाल दूंगा। बाकी जो है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मॉडल पेपर ये भी आपका एक पड़ा हुआ है पहले से, और ये एक प्रकार से मैं जो है इस प्रकार से थंबनेल वाला ये पहला वीडियो आपके समझ आ रहा है तो इसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि जो है इसी प्रकार से एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई मेरे प्यारे दोस्तों? प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है, बड़ी तेजी से चलने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय कम है, बड़ी तेजी से हम समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 22 प्रश्न मतलब 62। इसी प्रकार से थोड़े थोड़े प्रश्न आपके समक्ष डेली। तो डेली आपकी जो है लाइव क्लास आपके समक्ष है, ये 7 बजे की क्लास आपकी डेली होगी। ओके, 7 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास डेली मैं लगवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, चलिए। तो मतलब डेली कहने का मतलब है कि 2-3-4 दिनों तक जब तक आपकी परीक्षा लगी हुई है तब तक इकोनॉमिक्स क्लास आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय किसको है? तो उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको भाई? प्रोफेसर मार्शल जी को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि उपभोक्ता की बचत को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? उपभोक्ता की बचत को निम्न में से किस नाम से पुकारा जा सकता है? ऑप्शन ए है मांग का आधिक्य, बी है विक्रेता का आधिक्य, सी है भेदक का आधिक्य, या फिर डी है क्रेता का आधिक्य। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उपभोक्ता की बचत को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्रेता का आधिक्य पुकारा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके समक्ष आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का विचार है। उपभोक्ता की बचत का विचार ऑप्शन ए दिया है आपका कराधान के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी दिया है साधनों के प्रतिफल निर्धारण के लिए उपयोगी है। ऑप्शन डी दिया है उत्पादन विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, या ऑप्शन डी दिया है प्रयोजनहीन है। तो उपभोक्ता की बचत का जो विचार है मेरे प्यारे दोस्तों वो उत्पादन विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? उत्पादन विश्लेषण के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए है कम कीमत पर उपलब्धता, बी है अतिरिक्त मात्रा का क्रय, सी है वास्तविक कीमत और उपभोक्ता द्वारा प्रदत्त कीमत का अंतर, और ऑप्शन डी है उपभोक्ता की प्रसन्नता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो उपभोक्ता की बचत का जो अभिप्राय है उसका मतलब होता है कि वास्तविक कीमत और उपभोक्ता के द्वारा जो प्रदत्त कीमत है उसमें जो अंतर होता है। वास्तविक कीमत और उपभोक्ता के द्वारा प्रदत्त माने होता है दी हुई, तो उपभोक्ता के द्वारा दी हुई कीमत और वास्तविक कीमत इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को उपभोक्ता की क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो ऐसे आप कोई चीज़ बेच रहे हो, जैसे कि चीनी है 40 रुपए किलो, चीनी 40 रुपए किलो है, ये उसकी क्या है? वास्तविक कीमत है, रियल वैल्यू है। लेकिन उपभोक्ता ने उसको कितने में खरीदा? 45 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा भाई? जो है 45 में, मतलब 45 में नहीं, आप बोल सकते हैं इसको कितने में खरीदा, मान लेते हैं 40 रुपए उसकी वास्तविक कीमत है, और जो है आप मतलब कि उपभोक्ता उसको 35 रुपए में खरीद रहा है। ठीक, 35 रुपए में उसका खरीद रेट है, तो ये प्रदत्त कीमत हो गई। अर्थात उपभोक्ता ने 35 रुपए दिया 1 किलो चीनी के लिए। चीनी का वास्तविक कीमत कितनी है? 40 रुपए है। अब 40 में से इसमें देखेंगे 5 रुपए उपभोक्ता की कम लगी, क्योंकि 40 रुपए की रियल वैल्यू थी लेकिन वो मिली 35 रुपए में, तो बचा कितना? 5 रुपए, और यही 5 रुपए क्या हो गई? उपभोक्ता की बचत हो गई। तो ये होती है उपभोक्ता का बचत, ये अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गई बातें। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है? उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है भाई? अगला प्रश्न है आपका जो है 5वां नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता का ह्रास का नियम है, या फिर बी है पूर्ति का नियम, या फिर सी है मांग का नियम, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उपयोगिता ह्रास का नियम जो है उपभोक्ता बचत का क्या है? आधार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक उपभोक्ता को वस्तुओं के क्रय करते समय, एक उपभोक्ता को वस्तुओं के क्रय करते समय बचत होती है, आय होती है, व्यय होता है, या उपरोक्त सभी होता है? तो भाई एक उपभोक्ता को वस्तुओं के क्रय करते समय उसकी क्या होती है? बचत प्राप्त होती है। एक उपभोक्ता को वस्तुओं को क्रय मतलब वस्तु अगर कोई उपभोक्ता है खरीद रहा है तो उसको क्या होती है? बचत होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से किया जाता है, जबकि कुल उपयोगिता जो होती है उसका संबंध किससे होता है? संतुष्टि से, असंतुष्टि से, आय से, या फिर वस्तुओं से? किससे होती है? तो सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से किया जाता है,
जबकि कुल उपयोगिता का संबंध जो होता है संतुष्टि से होता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि उपभोक्ता बचत सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। यह कथन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह कथन किसका है, किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों प्रोफेसर मार्शल का। किसका है? प्रोफेसर मार्शल का है कि उपभोक्ता बचत सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। ये बताया किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन नंबर प्रश्न है मेरे पास? 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न, सॉरी 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों का अंतर होता है। क्या? उपभोक्ता की बचत जो होती है वह कुल उपयोगिता और विनिमय मूल्य को मापने वाली जो राशियां होती हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वही होता है। परिभाषा दी उपभोक्ता की बचत की, किसने दी? अब यही प्रश्न पूछा गया तो किसने दी है भैया? किसने दी है इसको? प्रोफेसर टान सिंह महोदय ने दी है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां नंबर कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का उपयोग करता जाता है वैसे वैसे वस्तुओं की उपयोगिता का क्रम क्या होता है? बढ़ती जाती है, घर समान हो जाती है, स्थिर हो जाती है, फिर घट जाती है। तो उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का उपयोग करता जाता है वैसे वैसे वस्तुओं की उपयोगिता का क्रम क्या होता है? घट जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं का उपयोग करेगा वैसे वैसे वस्तुओं की उपयोगिता का क्रम घटता जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है कि जब तक उपयोगिता ह्रास का नियम क्रियाशील हो जा मतलब नहीं हो जाता है, जब तक उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं हो जाता है तब तक उपभोक्ता की आय अधिक होगी, आय कम होगी, बचत नहीं होगी या फिर बचत अधिक होगी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो जब तक उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होता तब तक उपभोक्ता की बचत नहीं होगी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। उपभोक्ता की बचत की व्याख्या में द्रव्य सीमांत उपयोगिता का क्या होता है? मान अस्थिर मान होता है या फिर स्थिर मान होता है? स्थिर व अस्थिर दो मान दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? अस्थिर मान लेते हैं। क्या? अस्थिर मान लेते हैं। उपभोक्ता की बचत की व्याख्या में द्रव्य की जो सीमांत उपयोगिता होता है उसको अस्थिर मान लेते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। उपभोक्ता द्रव्य की इकाइयों को कम करता है और उससे मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। उपभोक्ता द्रव्य की इकाइयों को क्या करता है? कम करता है और उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वह बढ़ती जाती है। यह मान्यता कैसी है? सही है, गलत है या फिर सही व गलत दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये उपयोगिता बिल्कुल कैसी है? गलत है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न देखें। उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत किसने कहा? उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत किसने कहा? तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा। उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत किसने कहा? प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर आ चुका है कि उपभोक्ता की बचत से आर्थिक सहायता के निर्धारण में जब जो है सरकार करारोपण करती है तो इससे सरकार को क्या होती है? बचत प्राप्त होती है या आय प्राप्त होती है या आय व व्यय दोनों प्राप्त होती है? इनमें से कोई नहीं प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता की बचत में आर्थिक सहायता के निर्धारण में जब सरकार करारोपण करती है तो इससे सरकार को आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। उदासीनता वक्र नई बोतल में पुरानी शराब है। ये कथन बड़ा ही फेमस है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदासीनता वक्र नई बोतल में शराबी जो है क्या होती है? सॉरी पुरानी शराब है। उदासीनता वक्र नई बोतल में पुरानी शराब है। ये कथन है किसका? प्रोफेसर रॉबर्टसन का। किसका है? प्रोफेसर रॉबर्टसन का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि उदासीनता वक्र क्या प्रश्न है भाई? उदासीनता वक्र का विचार किस दृष्टिकोण पर आधारित है? उदासीनता वक्र का विचार किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो भाई किस पर है? क्रमवाचक पर है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के क्या है? नाते नाते मतलब नतोदर होते हैं या उन्नतोदर होते हैं या समानांतर होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु के क्या होते हैं? वो जो है उन्नतोदर होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है या शून्य होती है या ऋणात्मक होती है? तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा जा सकता है एग्जाम से कि उदासीनता वक्र सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने किया था? तो किसने किया था? एजबर्थ ने किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है।
21 नंबर प्रश्न, तटस्थता वक्र के जन्मदाता कौन है? तटस्थता वक्र के जन्मदाता कौन है भाई? तो प्रोफेसर मार्शल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोफेसर मार्शल। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र में उपभोक्ता किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? तटस्थता वक्र में उपभोक्ता के मतलब उपभोक्ता से किस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? सामान्य या चातुरतापूर्ण या विवेकपूर्ण या मतलब कि कपटपूर्ण? तो तटस्थता वक्र में उपभोक्ता से जो है विवेकपूर्ण जो है व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर, एक उपभोक्ता के मतलब तटस्थता वक्र का ढाल होता है। प्रश्न है आपका कि एक उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का ढाल होता है, कैसा होता है? धनात्मक होता है भैया, या ऋणात्मक होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, या किसी तरफ का नहीं होता है? बताने का प्रयास करें। 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है सदैव मतलब क्या होता है भाई? सदैव नहीं मतलब धनात्मक होता है, कहने का मतलब ये है। 24 नंबर प्रश्न आपका कि तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि, तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि भाई कैसी होती है? समान होती है, असमान होती है, जो है किसी बिंदु पर अधिक होती है, और या फिर कुछ नहीं? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि समान होती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष लाने का प्रयास, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दी जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। उदासीनता वक्र मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिन पर व्यक्ति उदासीन होता है। यह कथन है, और यह कथन किस अर्थशास्त्री का भैया? तो यह कथन है प्रोफेसर ईस्थम का। ऑप्शन इसका जो है कौन सा? प्रोफेसर ईस्थम का कथन है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, प्रतिस्थापन सीमांत दर द्रव्य की वह मात्रा होती है जो उस वस्तु की बराबर की संतुष्टि मतलब जो उस वस्तु की इकाई के बराबर की संतुष्टि प्रदान करेगी। यह एक कथन है क्या? प्रतिस्थापन सीमांत दर द्रव्य की वह मात्रा होती है जो उस वस्तु की इकाई के बराबर की संतुष्टि प्रदान करेगी। इस कथन मतलब यह जो कथन है यह किस अर्थशास्त्री का भैया? तो यह कथन जो है प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि मुख्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण अर्थात जो है मतलब कि जो है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक जो पुस्तक है वो किस अर्थशास्त्री ने लिखी है? पुस्तक का नाम है मुख्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण। ये पुस्तक है किसकी? प्रोफेसर एलन की। किसकी है? प्रोफेसर एलन की है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है जो है 28 नंबर प्रश्न है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखित है? तो वो अर्थशास्त्री है वैल्यू ऑफ कैपिटल के लेखक है प्रोफेसर हिक्स। ओके, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत घटती हुई उपयोगिता के नियम का केवल रूपांतरण नहीं है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। तो यह कथन कहा किसने है? तो प्रोफेसर हिक्स महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की मांग होने पर यदि दूसरी वस्तु की मांग भी उत्पन्न हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह मांग मेरे प्यारे दोस्तों व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जब एक वस्तु की मांग होने पर किसी दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है? वो तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने जूता खरीदा तो जूता के स्थान पर आपको जो मोजा होगा वो खरीदना ही पड़ेगा। तो जूता खरीदते समय आपको जो है उसका जो है क्या जो शूज अगर आप खरीदेंगे तो जो सॉक्स मतलब कि सॉक्स होते हैं उसको मेरे आप जो भी कहते हैं अंग्रेजी में मतलब जो मोजा होता है जूता मोजा इसको आप कहते हैं। तो जैसे जूता खरीदा तो मोजा खरीदना पड़ेगा, चीनी खरीदा तो चाय पत्ती खरीदना पड़ेगा। तो जब चीनी खरीदा तो चाय पत्ती खरीदने पड़ेगी। तो एक प्रकार से कैसी मांग हो गई? चाय पत्ती वाली व्युत्पन्न मांग हो गई कि चीनी के साथ चाय पत्ती आपको मजबूरी में खरीदना है। आप जैसे जैसे दाल खरीदे तो दाल के साथ आपको नमक खरीदना कि हाँ भाई नमक जो है उसमें डाला जाएगा। तो ये होती। तो जब एक वस्तु की मांग होने पर यदि दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाए तो क्या कहलाती है? वही व्युत्पन्न मांग कहलाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध बताता है। क्या? मांग का नियम वस्तु की कीमत उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध बताता है। कैसा? गुणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर परिमाणात्मक? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो गुणात्मक होगा। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मांग के नियम के अनुसार मूल्य बढ़ने पर मांग में क्या होता है?
मांग के नियम के अनुसार मूल्य बढ़ने पर जो होता है वो मांग में क्या होती है, कमी होती है। अगर किसी चीज़ का आप मूल्य बढ़ा दोगे, चाहे कौनो वस्तु हो, तो उसका मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि जो है वस्तु की बिक्री उसके मूल्य से निर्धारित होती है, या कथन किसका है। वस्तु की बिक्री जो होती है उसके मूल्य से निर्धारित होती है कि भैया अगर महंगा चीज़ है तो कम बिकेगा, सस्ता चीज़ है ज़्यादा बिकेगा। तो ये बात किसने कही है, हिक्स ने कही, या सैमुअलसन ने कही, या बेनहम ने कही, या मार्शल ने कही। किसने कही भैया, तो ये बात यह कहता है बेनहम महोदय। किसने कहा है, बेनहम महोदय कहते हैं कि वस्तु की बिक्री जो होती है ना, वो उसके मूल्य से निर्धारित होती है कि भैया महंगी कि सस्ती है। महंगी होगी तो ज़्यादा कम बिकेगी, और सस्ती होगी ज़्यादा बिकेगी। अगला प्रश्न 34 नंबर, रिवीजन जो है डिमांड थ्योरी, रिवीजन डिमांड थ्योरी किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। ये पुस्तक है क्या, रिवीजन डिमांड थ्योरी। 34 नंबर प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी भाई, तो प्रोफेसर मतलब कि J.R. हिक्स की है ये पुस्तक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मतलब पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। कथन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या, कि पूंजी जो होती है वो स्वयं मांग का सृजन करती है, पूंजी ही मांग का सृजन करती है। ये कथन किसका है, कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका, J.B. से का। किसका, J.B. से का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 36 नंबर की अपवाद, प्रश्न क्या है, अपवाद रूप में मांग वक्र का ढाल जो होता है कैसा होता है, दाएं नीचे गिरता है, या क्षैतिज होता है, या दाएं ऊपर उठता है, या फिर बाईं तरफ उठता है। तो भाई दाएं ऊपर उठता है अपवाद रूप में, जो मांग वक्र का जो ढाल होता है क्या होता है, दाएं ऊपर उठता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मांग का महत्वपूर्ण तत्व है। 37 नंबर, मांग का महत्वपूर्ण तत्व क्या है भाई, निश्चित कीमत, या प्रभावी इच्छा, या निश्चित समावधि, या उपयुक्त सभी। मांग का महत्वपूर्ण तत्व क्या भाई, मांग का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, निश्चित कीमत भी है, प्रभावी इच्छा भी है, समयावधि भी निश्चित रूप से। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, मांग का नियम भाई, मांग का नियम एक परिमाणात्मक कथन है, या एक अनुगणात्मक कथन है, या फिर एक गुणात्मक कथन है, या फिर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है भाई। तो मांग का जो नियम है वो एक गुणात्मक कथन है। कैसा, एक गुणात्मक कथन है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि नहीं होती है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जिनकी अगर मूल्य में हम कमी करते हैं तो उसके मांग में जो है वृद्धि नहीं होती है। अनिवार्य वस्तुओं की, या फिर जो है आरामदायक वस्तुएं, या फिर मतलब कि प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं, या फिर गिफिन वस्तुएं। तो 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा गिफिन वस्तुएं जो होती हैं उनकी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। गिफिन महोदय ने उन वस्तुओं को बारे में बताया है, तो वो गिफिन वस्तुएं होंगी। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, 40वां नंबर की, यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है, यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय जो होता है वो बढ़ता है, तब मांग की लोच कैसी होती है। तब मांग की लोच जो होती है इकाई के बराबर होती है। किसकी, इकाई के बराबर, जितनी वस्तु मतलब कीमत होती है उसके बराबर, मुनाफा वगैरह ज़्यादा नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने 41 नंबर, कि जब कीमत में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय स्थिर अर्थात कांस्टेंट होता है, तब मांग की लोच जो होती है अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो कैसी होती है, इकाई के बराबर होगी, या इकाई से कम होगी, या इकाई से अधिक होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इकाई से हमेशा कम होगी इस स्थिति में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, मांग की लोच मांग के नियम की व्याख्या करती है। कैसी, गुणात्मक, धनात्मक, परिमाणात्मक, ऋणात्मक, या कैसी करती है। तो मांग की लोच मांग के नियम की जो व्याख्या करती है परिमाणात्मक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु के जो है स्थापन वस्तु उपलब्ध होने पर मांग की लोच होती है बेलोचदार, लोचदार, या अधिक लोचदार, या फिर कम लोचदार। बताने का प्रयास करें। वस्तु की स्थापन वस्तु स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होने पर मांग की लोच। मान लेते हैं कि कोनो फ्लाइट का चप्पल है, फ्लाइट का चप्पल 300 रुपया का है, और वही बगल में जो है 200 रुपया का कोनो चप्पल निकाल दे, और वो दूसरी कंपनी निकाल दे, लेकिन वही ब्रांड मतलब उसी तरीके से हो। तो आप बताओ कि जो है मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मांग की लोच जब क्या हो जाएगी, अधिक लोचदार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अधिक लोचदार हो जाएगी। ठीक है, जो कम वाली दाम वाली वस्तु होगी ज़्यादा बिकेगी, जो महंगी होगी वो कम बिकेगी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न आपका है कि अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिमाणात्मक रूप परिणाम स्वरूप अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन जो होता है क्या कहलाता है भाई, तो वो मांग की आय लोच कहलाती है। क्या कहलाती है, मांग की आय लोच कहलाती है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे।
45 नंबर प्रश्न जो है बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, आपके समक्ष आ चुका है। 45 नंबर प्रश्न है कि मांग की लोच के विचार को देने का श्रेय निम्नांकित में से किसे प्राप्त है भाई? पाल सैमुअल्सन को, या एडवर्ड बकैनन को, या प्रोफेसर रॉबिन्स को, या प्रोफेसर बोल्टिंग को? किसको प्राप्त है? तो मांग की जो है किसको प्राप्त है भाई? जो पाल सैमुअल्सन को प्राप्त है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर की माप को मांग की लोच कहते हैं। क्या? मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग की मात्रा में जो अंतर पड़ता है उसकी माप को ही क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। उक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? किसने कहा भैया इसको? तो इसको कहा है आपके क्रियन क्रॉस महोदय ने। ऑप्शन इसका बे होगा। अगला प्रश्न है मांग की लोच मापने की प्रमुख विधियां कितनी है? 3 है, 2 है, 6 है, कितनी भैया? तो मांग की लोच मापने की मुख्य रूप से 6 विधियां। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि मांग की लोच मापने की अनुपातिक जो रीति है, विधि है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो भैया किसने किया था? प्रोफेसर फ्लक्स महोदय ने किया था। ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज राइट, प्रोफेसर फ्लक्स महोदय ने। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका भाई मांग की लोच को लेकर के। अगला प्रश्न है कि मांग की लोच 49 नंबर प्रश्न है कि मांग की लोच मापने की बिंदु रीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिंदु रीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भैया? बिंदु रीति, इसका प्रयोग किया था प्रोफेसर बोल्डिंग। किसने किया था? प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया था। ऑप्शन इसका सी है, एग्जाम से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि आय की धनात्मक लोच का अर्थ है आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में कमी आना, वृद्धि होना या परिवर्तन रहना। तो आय की धनात्मक लोच का अर्थ होता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग जो है अपरिवर्तित रहती है, तो उसी को आय की धनात्मक लोच कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मांग की लोच का महत्व है, व्यवहारिक है, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक सैद्धांतिक दोनों है? तो मांग की लोच का जो महत्व है वो सैद्धांतिक है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि एकाधिकारी द्वारा उन वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखा जाता है जिनकी मांग की लोच होती है, अधिक लोचदार हो या कम लोचदार हो या बेलोचदार हो भाई, बताने का प्रयास करें। तो एकाधिकारी के द्वारा उन वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखा जाता है जिनकी मांग जो होती है, मांग की लोच जो होती है वह कम लोचदार हो। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है कि मतलब जो है मूल्य बढ़ने पर जिसमें परिवर्तन ना हो ऐसी वस्तुएं। अगला सामान्यतः उत्पादन फलन होता है। सामान्यतः उत्पादन फलन कैसा होता है भाई? तो सामान्यतः उत्पादन फलन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 4 प्रकार का या 2 प्रकार का? तो भैया 2 ही प्रकार का होता है जो है उत्पादन का जो फलन होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न आपका है मेरे भाई कौन सा है? 54 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है उत्पत्ति के साधनों का विस्तार, भी है सीमांत उपयोगिता का ह्रास, और सी है आपका सीमा मतलब उत्पादन के बढ़ने के तरीके, और डी है उस साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो उत्पादन फलन से अभिप्राय क्या है भाई? साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच का संबंध। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 55 नंबर, काब डगलस, ये व्यक्ति है काब डगलस, उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच है। बताइए, काब डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच है। क्या भाई? इकाई है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ओके। काब डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि क्या मान्यता है कि जो है काब डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच कैसी है? इकाई होती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। ओके। ये व्यक्ति हैं एक अर्थशास्त्री। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि अल्पकाल में मतलब अल्पकाल में एक फर्म तब तक उत्पादन करती रहेगी, फर्म माने कंपनी वगैरह फिर जो बनाने वाली चीज़ें होती है, तो अल्पकाल में एक फर्म तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक कि कीमत से सीमांत लागत प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन ए। बी है कि औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन बी। सी है औसत परिवर्तन लागत प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन सी। और डी है औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तन लागत प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो अल्पकाल में एक फर्म तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक कि कीमत से औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न है आपका कि अल्पकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है भाई? तो परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है यही अल्पकालीन उत्पादन फलन है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि ऐसे उत्पादन फलन क्या भाई? अगला प्रश्न है आपका ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहेंगे जब अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन अपरिवर्तनशील रहता है, तो क्या कहेंगे? ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहेंगे जब अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील रहता है,
तो इसको क्या कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे, अल्पकालीन कहेंगे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन क्या है भाई, उत्पादन फलन एक साधन, ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर कि जिस मुख्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है वह क्या कहलाती है। जिस मुख्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो उत्पाद कहलाती है। क्या कहलाते हैं, आउटपुट। ओके, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका उत्पादन फलन निर्भर करता है। उत्पादन फलन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई, उत्पादन फलन निर्भर करता है। ऑप्शन ए फर्म की तकनीकी पर, ऑप्शन बी है जो है परतों की किस्म पर, ऑप्शन सी है परतों की जो है मात्रा पर, ऑप्शन डी ऊपर सभी पर। तो उत्पादन फलन जो होता है वो निर्भर करता है किस पर, उसकी तकनीकी, फर्म की तकनीकी कैसी है, परतों की किस्म कैसी है और परतों की मात्रा कैसी है, ये सभी पर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। परत माने होता है इनपुट, ओके, और उत्पाद माने होता है आउटपुट। 62 नंबर प्रश्न है आपका कि जो है किसी फर्म की भौतिक अदा तथा जो है भौतिक प्रदा, क्या, किसी फर्म की भौतिक अदा तथा भौतिक प्रदा के बीच होने वाले संबंधों को उत्पादन फलन कहा जाता है। तो उत्पादन फलन की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है। ऑप्शन ए सैमुअल्सन ने, ऑप्शन बी है प्रोफेसर नीमस ने, और प्रोफेसर सी ऑप्शन आपको दिया है प्रोफेसर वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोफेसर वाटसन जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका सी में दिया है और सी आपको दिखाई नहीं पड़ा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 62 नंबर प्रश्न ये थे इंपॉर्टेंट जो कि हमने आपको बता दिए। तो चलिए इसी प्रकार से फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो कम समय में हमने आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब 62 प्रश्न आपको बता दिए, तब क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए हमने इसको बड़ी तेज़ी से आपको बताने का प्रयास किया। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों के, धन्यवाद।